मैं रात को मटर गश्त का आदी हूँ। सड़क छाप कह ले, ये आदत कराची से है। दफ्तर से गए घर आना, फिर सुनसान और अंधेरी रातों में चहलकदमी करते करते प्याला होटल पहुँचना। इसी तरह रियाज में रहते हुए गुज़श्ता 1.5 साल तक यही मामूल रहा, जिसके बाद मैं जद्दा मुंतकिल हो गया। अपने इसी मामूल के बाइस मुझे रात की तारीकी में मुझे दियारे गैर की सड़कों पर सुनाटा अपना दोस्त बनाते बहुत से अपने मिले, जो पल पल अपनों के लिए जीते हैं, फिर रात का हर पल अपनों के लिए आंसू बहाकर गुजार देते हैं। रियाज में रहते हुए काफी अरसा ऐसा गुजरा जब होटल में खाना खाया करता था। जाहिर है पकाना आता नहीं, इसलिए होटल पर ही इत्तेफाक करना पड़ता। मगर खाने की मेज पर तन्हा बैठते हुए एक निगवाला भी हलक से उतरना गोया जहर खाने के बराबर लगता। चुनाचे अपनी मेज से उठकर किसी और पर तन्हा बैठे शख्स के पास पहुंच जाता। अपने ऑर्डर के साथ कहता कि यार हम दोनों मिलकर खाते हैं, बातें भी होगी और वक्त अच्छा गुजर जाएगा और पेट भी भर जाएगा। मेरे इस जुमले का जवाब अमूमन अच्छा ही मिलता था। एक दिन एक ऐसे साहिब से वास्ता पड़ा जो शायद किसी बात पर नाराज थे। मैं मेज पर बैठते हुए कहा, चले अंकल एक साथ खाते हैं, बातें भी करें और पेट भी भरेंगे। वो साहिब बोले, क्यों मियाँ, चलो चलो अपना खाना मंगवाओ और खाओ, आ जाते हैं मुफ्तखोरे कहीं से। उनकी आवाज इतनी बुलंद थी कि पूरा होटल समझा कि वाकई उनसे मुफ्त खाना खाने की दरख्वास्त कर रहा हूँ। मैंने वजाहत की कि चाचा, ये खाना मैं अपने पैसों से मंगवाऊंगा, लेकिन बैठूंगा आपके साथ। वो नहीं माना। मैं अक्सर की तरह उसी दिन खाना खाए बगैर मेज से उठ गया। रात को बिस्किट खाए और सो गया। तैयारे घर में भूखे सोना कोई हैरत की बात नहीं, अक्सर ही ऐसा होता है। ऐसा ही एक रात खाना खाने को निकला। इन्हीं जुमलों से एक नौजवान से मुलाकात हुई। मैं यहाँ पर उसको आफ्ताब के नाम से मुतारफ करवाऊंगा। आफ्ताब की उम्र कोई 26-27 साल होगी। एक दूसरे के बारे में बातें शुरू हुई। मालूम हुआ कि आफ्ताब की शादी 4 साल पहले हुई थी। शादी के 1 साल बाद रियाज आ गया और घरेलू मसाइल की वजह से वापस न जा सका। हम रोज मुलाकात करते रहे। एक रात मुझे एक सड़क पर मिला। अरे आफ्ताब, सुबह काम पर नहीं जाना? नहीं मुस्तफा भाई, सुबह छुट्टी है, 1-2 दिन तक अपने गांव जा रहा हूँ और 5 साल बाद अपनी बेटी को देखूंगा। खैर 1-2 दिन तक आफ्ताब अपने गांव पहुंच गया। आफ्ताब को 1 माह हो गया था। एक दिन मैं हस्बे मामूल होटल में खाना खा रहा था तो आफ्ताब एक मेज पर बैठा था। बाल बिखरे हुए और शेव बड़ी हुई थी। मैंने आफ्ताब से कहा, तुम यहाँ कैसे और कब आए? चंद लम्हों बाद उसने मेरा हाथ थामा। मैंने कहा, तुम तो गांव थे, कब आए और क्या हुआ? वो खामोश था। वो कुछ न बोला और होटल भरा हुआ था। मैं आफ्ताब को लेकर रियाज की सड़क के चबूतरे पर ले गया। मैंने उसको धमकी दी कि अगर तुमने ना बताया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैंने देखा कि वो फिजाओं और आसमानों में है। काफी देर ऐसे गुजरी और मैं जाने लगा तो आफ्ताब उठकर मुझे गले लगाकर रोने लगा। आफ्ताब की हिचकियां ही बंद नहीं हो रही थी। मुस्तफा भाई, ये क्या हो गया है? मैंने तो सोचा नहीं था। मैंने कहा कि आफ्ताब क्या हुआ? उसने कहा, मेरी बीवी ने मुझसे तलाक ले ली और रोने लगा और कहने लगा मेरी ही गलती थी। वो पढ़ी लिखी थी, मैं शादी के 1 माह बाद यहाँ आ गया। वो मुझसे कहती थी ना जाओ, यहाँ पर रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन मैं चाहता था कि अपना घर बना लो, बस ये कर लूं। वो कहती थी कि बहनों की शादी के लिए कुछ पैसे कमा लो, फिर वापस आ जाना। मेरे घर कोई भी काम होता तो मैं अपने दोस्त अरशद से कह देता कि तेरी भाभी ये काम कह रही है। यूं अरशद रोज घर चला जाता था। मैं जब भी घर के लिए जाता तो मेरी अम्मी बहनों की शादी का गवाह देती और मेरी बेटी अब 4 साल की हो गई थी। इस बार मैं अपने आजाद कश्मीर गांव गया। अब तो सब कुछ बदल गया था। मेरी बीवी मेरी नहीं रही। मेरी बेटी मुझे अब पापा नहीं कहती थी। मुस्तफा भाई, मैं बर्बाद हो गया। मैंने हौसला दिया कि पूरी बात करो। मैं जब घर गया तो मुझे पहले ही दिन महसूस हो गया कि मेरी बीवी मेरी नहीं रही।
मेरी बेटी पापा नहीं कहती है। एक दिन अरशद आया, उसने पापा कहना शुरू कर दिया और उसे देखकर मेरी बीवी भी खुशनुमा हुई। मैं परेशान था कि ये क्या माजरा है। एक हफ्ता यूं गुजर गया और मैं अपनी बीवी से कहा कि ये क्या माजरा है। वो अरशद की गोद में चली जाती है। बीवी ने कहा कि मैं कहती थी कि आप आ जाएं, लेकिन आप पैसे कमाने के चक्करों में ना आए। आज बुढ़िया अरशद को ही अपना पापा समझती है। आज आपका दोस्त मुकम्मल तौर पर आपके घर आ चुका है, इस घर का फर्द हो चुका है। क्या मतलब मेरी कोई औकात नहीं है? बीबी ने कहा, इसमें मेरा कसूर नहीं है। आप शादी के 1 माह बाद चले गए थे और आज 5 साल बाद आए हैं। इस अरसे में अरशद ही वो शख्स था जो हम माँ बेटी का ख्याल रखा और हम में ज़हनी हम आहंगी है और इकट्ठा रहने का फैसला कर चुके हैं। मैं ये सुनकर सत्ते में आ गया। बीवी ने कहा कि मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। अब मेरे दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है। अरशद भी यही चाहता है। आप मुझे छोड़ दें ताकि हम नई जिंदगी शुरू कर सके। मैं अरशद के पास गया और कहा कि मेरे ही घर में डाका डाल दिया। अरशद ने कहा कि मैंने डाका नहीं डाला। तुम अपने घर की रखवाली कहाँ कर रहे थे? और जो रखवाली करता है वो घर का माली होता है। मैं मुजरिम हूँ, लेकिन मुझसे बड़े मुजरिम तुम हो। तुम्हारी बीवी हर ईद पर मेहंदी लगवाए तुम्हारा इंतजार करती और तुम्हारी बेटी से कहता कि तुम्हारी मामा अच्छी लग रही है। ये सुनकर वो खुश हो जाती। यूं वक्त गुजरता गया। हमारी सोचों और ख्यालात में यकसानियत परवान चढ़ती गई। आफ्ताब, तुम अपनी बीवी को छोड़ दो। इस मामले को एक खूबसूरत खैर बात कहकर छोड़ दो। मैं तुम्हारी बीवी से शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारी बेटी भी नहीं जानती। तुम क्रिकेट के 12वें खिलाड़ी के मानिंद हो जो टीम में होता है लेकिन खेल का हिस्सा नहीं होता। अरशद की बातें हथौड़ा बनकर मेरे सर के ऊपर बरस रही थी। उसने कहा, मुस्तफा भाई, बड़ा तलख रहा ये सफर मेरा। मेरी जिंदगी की साथी किसी और की साथी हो गई। ज्यादा अफसोस की बात यह है कि इतने बरस अपनी माँ, बहनें और बेटी के लिए तनहा छोड़ दिए, जिनकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा था। उन्हें कोई अफसोस नहीं हो रहा था, बल्कि उन्होंने मेरी बीवी पर अनगिनत इल्जाम लगा दिए। मैंने कहा, ये कसूर उसका नहीं, ये कसूर मेरा है। मेरे पास बहुत दौलत है, लेकिन हकीकी दौलत खो बैठा हूँ। मैंने एयरपोर्ट पर अपनी बीवी को तलाकनामा दे दिया। वो शोहर जिसके लिए 5 साल राह तक रही थी, अब उसे मजीद इंतजार न करना पड़े और वो दूसरे शोहर के पास हंसी खुशी जिंदगी गुजारे। ये कहकर आफ्ताब खामोश हो गया। आफ्ताब के अंदर वाला शोर तन्हाई में इजाफा कर रहा था। मेरे पास आफ्ताब के लिए कोई अल्फाज नहीं थे। मैं उसे घर में जाने की तलकीन करते हुए वापस अपने कमरे में आ गया। उसके बाद आफ्ताब नजर न आया और कई माह बाद उस होटल से मालूम हुआ कि आफ्ताब इस दुनिया में नहीं रहा। न जाने इस कहानी में आफ्ताब कसूरवार था या उसकी अम्मी, बीवी या बहनें। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।